वेलकम बैंकिंग एक्सपीरियंस। मेरा नाम है सूरजजीत और मैं आपको पढ़ाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस पर। अभी हम लोगों का अकाउंट्स का क्लास चल रहा है। अकाउंट्स के क्लास में हम लोग आज पढ़ेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट, भॉस्ट्रो अकाउंट, आपका और भी है इनएक्टिव अकाउंट, डोरमेंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, बस इतना ही। और भी अकाउंट्स के ऊपर आपका क्लास आएगा। तो उसके पहले मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो और साथ ही में चैनल को लाइक और शेयर दो। अकाउंट्स के ऊपर और भी बहुत सारे क्लासेस अवेलेबल है, वो सारी क्लासेस आप देख लो और साथ ही में जो भी क्लासेस आगे आएंगे वो भी आप देख लो। चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप लोगों को हमेशा इस सारी नोट्स के ऊपर अपडेटेड नॉलेज मिलेंगे। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि भाई आपको 5 साल पुराना 10 साल पुराना नोट्स मिल रहा है जहाँ पर आपको पूरा का पूरा अपडेट नोट्स नहीं मिल रहा है। मेरी चैनल पे आपको ऐसा सुविधा होगी कि भाई आप लोगों को हमेशा अपडेटेड नोट मिलेगा। मान लो 3 या 4 साल बाद मैं ये चैनल तभी भी चला रहा हूँ तो आपको ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये नोट्स आउटडेटेड है। आप देखोगे कि भाई वीडियो चेंज हो चुका है, मतलब ये पुराना वीडियो मैं निकाल दूंगा, उसके बदले में मैं दूसरा वीडियो डाल दूंगा। क्योंकि यूट्यूब का आपका एक कॉपीराइट पॉलिसी होता है कि मैं एक ही टॉपिक के ऊपर मैं 2 वीडियो नहीं बना सकता। अगर मैंने बना दिया ना तो मेरा ही कॉपीराइट वो लोग मेरे ही ऊपर लगा देंगे, तो इससे कि मुझे चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगा और चैनल को बंद भी हो सकती है। इसीलिए मुझे पहले पुराना वीडियो निकालना पड़ेगा, उसके बदले में नया वीडियो डालना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये वीडियो आप लोगों को चाहिए तो वीडियो को आप डाउनलोड भी करके रख लो, क्योंकि हो सकता है कि भाई कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद ये वीडियो गायब हो जाए। ये भी हो सकता है कि और एक नया वीडियो आ जाए, लेकिन आएगा। लेकिन आपको मैं गारंटी के साथ ये कह सकती हूँ कि भाई आपको हमेशा अपडेटेड नोट्स मिलेंगे, सही मिलेंगे, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि भाई ये इस नोट्स में थोड़ा प्रॉब्लम है, ये थोड़ा दिक्कत आ रहा है, लेकिन असल में वो नहीं है। नोट्स चेंज हो चुका है, क्योंकि फाइनेंस जो है ना वो कभी कभार चेंज हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें फाइनेंस में आपका चेंज हो जाते जा रहे हैं। तो कभी कभार मुझे भी ये आपका इन्फॉर्मेशन आती है कि भाई सर आप गलत पढ़ा रहे हो, आप सही नहीं पढ़ा रहे हो। मुझे पता है कि भाई मेरे ऊपर ये सारे कमेंट्स आते रहते हैं। मैं कुछ नहीं कहता, मैं उनको सिर्फ और सिर्फ वो सारी डिटेल्स भेज देता हूँ कभी कभार कि भाई ये कहाँ से मैंने लिया है, ये क्या है, ये चक्कर क्यों मैं सही हूँ, क्यों आप लोग गलत कर रहे हो। और ऐसा भी आपको दिख सकता है कि भाई किसी ने लिख दिया कि भाई मैं गलत पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई गलत भाई नहीं पढ़ा, मैं सही पढ़ा रहा। लेकिन असल में ये हो सकता है कि जब उन्होंने पढ़ा होगा तब उसका कोई अलग डेफिनेशन होगा। अभी यह डेफिनेशन चेंज हो चुका है। जैसे कि मान लो मैंने आपको ऑलरेडी एमएसएमई पढ़ाया था, एमएसएमई का डेफिनेशन जो कि है ऑलरेडी आपका चेंज हो चुका है। हो सकता है कि भाई 5 साल पहले जो एमएसएमई का जो डेफिनेशन था वो अभी वही डेफिनेशन आपका एमएसएमई का नहीं है। और हो सकता है कि अगले 2 साल बाद एमएसएमई का डेफिनेशन दोबारा चेंज हो जाए। तो इसीलिए उन लोगों को ये कॉन्फ्यूजन रहता है कि भाई ये गलत पढ़ा रहा है। गलत नहीं, ये पूरा अपडेटेड नोट्स है, इसीलिए आपको ये लग रहा है कि भाई गलत है, लेकिन हमेशा ये गलत नहीं होता। मैं पूरा का पूरा चीज़ों को चेक करके ही आप लोगों को पढ़ाती हूँ। और ये सारा का सारा जो नोट्स है ना, मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट से लेता होता है, ताकि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिले, पूरा इन्फॉर्मेशन मिले, पूरा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। आप लोगों को इसको लेकर पूरा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये गलत है, पढ़ूंगा तो गलत पढ़ लूँगा। इसको ये आप दिमाग से निकाल दो। आप लोग खुद जाके इस नोट्स को चेक कर लो। किसी की बात में आने से पहले खुद जाके नेट्स पे गूगल पे जाओ, जाके नोट्स को चेंज कर लो, नोट्स को चेक कर लो, क्योंकि नोट्स चेंज हो चुका है। मान लो कि ये वीडियो में आज अभी ये मई 2023 है, अभी मान लो मई 2023 में डाल दिया और अभी आपने 2024 पे जाकर इसको चेक किया। हो सकता है कि भाई ये वीडियो गलत दिखे, क्योंकि तब तक ये नोट्स चेंज हो सकता है। अगर मैंने नया वीडियो डालूंगा तो वो आपका अपडेटेड नोट्स तभी आपको मिल जाएगा। तो उसको लेकर आप चिंता मत करो, वो सारे हेडेक आप मुझ पे छोड़ दो। आप बस लोग पढ़ते जाओ और जो भी वीडियोस आएगा, मान लो कि किसी टॉपिक आपने ऑलरेडी मेरे पास से पढ़ लिया है, दोबारा आप देख रहे हो कि सर ने ये वीडियो तो ऑलरेडी पढ़ा है, दोबारा इन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों बनाए हैं। वीडियो इसीलिए बनाए हैं दोबारा उसी टॉपिक के ऊपर, क्योंकि नोट्स अपडेट हो चुका है। अगर नोट्स अपडेट होगा तो मुझे भी वो वीडियो अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आप सबको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चलो क्लास शुरू करते हैं डायरेक्टली। पहले तो हमारा अकाउंट है ये नॉस्ट्रो अकाउंट या भॉस्ट्रो अकाउंट। ये आपने बहुत बार सुना होगा, इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा बार ये पूछा जा चुका है कि भाई ये नॉस्ट्रो अकाउंट और भॉस्ट्रो अकाउंट क्या है। फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग, फॉर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, मतलब ये बड़े बड़े इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ये अकाउंट आपका लोगों का लगती है। व्हेन इंडियन बैंक ओपन्स एन अकाउंट इन ए फॉरेन बैंक, दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रो अकाउंट। सिंपली योर अकाउंट विथ देयर बैंक। When a foreign account opens an account in Indian bank, this is called Vostro account. This account with your bank.
मान लो इफ पंजाब नेशनल बैंक ओपन नॉस्ट्रो अकाउंट इन सिटी बैंक, सिटी बैंक मस्ट ओपन भॉस्ट्रो अकाउंट। मान लो पंजाब नेशनल बैंक को सिटी बैंक के साथ पैसे का लेन देन करना है, तो ये लोग कैश के जरिए तो लेन देन नहीं कर सकते भाई। 1000 करोड़ का बिजनेस है, 10,000 करोड़ का बिजनेस है, तो इतना बड़ा पैसा तो ये लोग कैश के जरिए लेन देन नहीं कर सकते, तो इन लोगों को एक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। जब पंजाब नेशनल बैंक सिटी बैंक के पास जाकर बोलेगा कि भाई चलो भाई हम लोग आपस में मिलकर एक अकाउंट खुलवा लेते हैं जिससे कि हम लोग पैसे की ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो पंजाब नेशनल बैंक जब सिटी बैंक में जाकर वो अकाउंट खुलेंगे, उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे नॉस्ट्रो अकाउंट। और जब सिटी बैंक आके जब आप पंजाब नेशनल बैंक के आके जब अकाउंट जो खुलवाएंगे तो उस अकाउंट को हम लोग बोलेंगे भॉस्ट्रो अकाउंट। सीधा सीधा भाई यही चक्कर है और कुछ नहीं है। इसी अकाउंट के जरिए ये लोग आपस में पैसे का लेन देन ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, बस इतना ही है। Banks cannot transact in cash, they must open this account. Inactive account. Inactive account क्या है? No transaction over a period of 12 months. मतलब मान लो आपका कोई भी अकाउंट हो, सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, आपका कोई भी अकाउंट हो, आपने वहाँ पे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, 1 साल तक आपने उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, कोई भी विड्रॉल नहीं हुआ है, कोई भी डिपॉजिट नहीं हुआ है, तो उस अकाउंट को बैंक तब जाकर इनएक्टिव अकाउंट घोषित कर देंगे। और अगर 2 साल तक उस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको डोरमेंट अकाउंट की खाते में उसको डाल देगी, बस इतना ही है। और ये आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या है? आपका जो भी सेविंग्स अकाउंट है, करंट अकाउंट है, वहाँ पर से जाकर आप लोग डायरेक्टली पैसा फिक्स डिपॉजिट आप लोग कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट का चक्कर ये है कि भाई ये जो पैसा है आपका जो डिपॉजिट है, एक लिमिट के टाइम के लिए आप उसको फिक्स कर रहे हो। मान लो 1 साल, 2 साल, 5 साल या 10 साल के लिए आप उसको फिक्स कर रहे हो। 10 साल से ऊपर फिक्स डिपॉजिट की सुविधा आप लोगों के लिए नहीं होता। 10 साल तक ही आप लोग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो। इस बीच ये फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट में आप लोगों को नॉर्मल से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हाँ अगर आप लोग प्रीमैच्योर विड्रॉल कर रहे हो तो आपको पेनल्टी भी लगेगा और साथ में सर्विस चार्जेस भी अलग से लग सकते हैं, वो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। तो पेनल्टी तो आपको लगेगा 1% का, उसकी आप गारंटी रख लो। प्रीमैच्योर विड्रॉल आपका अलाउड होता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट भी आपका 2 तरह का होता है। एक होता है कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। फिर से कह रहे हो, फिक्स डिपॉजिट 2 तरह का होता है, एक होता है कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट, दूसरा होता है नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। एक होता है आपका कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट और दूसरा होता है आपका नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट वो होता है जो कि जिसमें आपका प्रीमैच्योर विड्रॉल आपका अलाउड होता है। मतलब मान लो कि आप गए और जाकर बोला कि सर हम ये 5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए का एक 5 साल के लिए 8% के इंटरेस्ट में आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, लेकिन 1 साल बाद आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, तो आप अगर चाहो, अगर आपका कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट है तो आराम से जाकर आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। मतलब प्रीमैच्योर विड्रॉल मतलब मैच्योर होने से पहले ही आपने उसको विड्रॉ कर लिया। पेनल्टी लगेगा 1% का, वो अलग से, लेकिन आपको पैसा मिल जाएगा उस पे ऊपर, उसका आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। मान लो कि आपने 5 साल के लिए अगर फिक्स डिपॉजिट कर दिया, आप उसको तोड़ नहीं सकते, इस पे प्रीमैच्योर विड्रॉल अलाउड ही नहीं होता। मतलब जब तक 5 साल नहीं होगा आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। ये आपका होता है नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट। इस पे आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। नॉर्मल लोगों के लिए कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट बेहतर है, नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट नहीं है। लेकिन हाँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई जो कि पैसा जमाना चाहती है, मतलब पैसे को रखना चाहती है कि भाई चलो भाई कुछ भी हो जाए पैसा नहीं खर्च करेंगे, पैसा तो भाई बैंक में ही रहेगा। तो उन लोगों के लिए ये कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट, नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। ये नॉन कॉलेबल फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोगों को लोन्स भी मिलते हैं। मान लो कि आपकी बैंक में जाकर आपने बोला कि सर हमारी इस बैंक में 5 लाख का एक FD है, सर आप हमें 2 लाख का लोन दे दो। बैंक आपको कभी भी मना नहीं करेगा। उसी बैंक में आप चले जाओ, उसी ब्रांच में आप चले जाओ और आप जाकर उस फिक्स डिपॉजिट का पेपर उनको दिखाओ। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होगा, मतलब उतना ज़्यादा पेपर वर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपका फास्ट वो लोग आपका पैसा आपके अकाउंट पे दे देंगे। मतलब आपने फिक्स डिपॉजिट दिया, मान लो 2-3 घंटे में ही देखना कि वो लोन के अकाउंट आपके अकाउंट में चले आया है। मान लो कि आप लोगों की बैंक पे 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट है, आप ब्रांच मैनेजर के चले गए, बोला कि सर हमें 2 लाख की लोन चाहिए। ब्रांच मैनेजर कभी भी आपको मना नहीं करेंगे, वो उस पेपर को रखेंगे आपके पास और आपको 2 लाख रुपए आपकी लोन के तहत आपके अकाउंट में दे देंगे। लेकिन आप बोलेंगे सर तो फिक्स डिपॉजिट तोड़ेंगे क्यों, लोन ही ले लेंगे। लेकिन हाँ दिक्कत हो सकता है कि मान लो लोन का जो आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगा।
लोन का जो आपका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स डिपॉजिट से बहुत ज़्यादा होगा। नॉर्मल आपको पता ही होगा कि भाई लोन हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि बैंक को अगर ज़्यादा पैसा मिलेगा तभी जाकर तो बैंक आपको इंटरेस्ट देगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वो लोग खुद अपनी जेब से आपको पैसा देगा, ऐसा तो कभी नहीं होगा ना। तो इसीलिए कभी कभार फिक्स डिपॉजिट से ऊपर बेस करके लोन लेना आपके लिए नुकसान भी हो सकता है। हाँ, आप लोन तो ले सकते हो, आपका ये फास्ट प्रोसेस है, मतलब झट से आपको पैसा मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कभी कभार आपको नुकसान भी हो सकते हैं। चलो भाई मैं आपको पढ़ाती हूँ कि भाई क्यों कब कब जाकर आपको नुकसान होगा। मान लो आपका कोई फिक्स डिपॉजिट है जो कि आपने 10 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया है। अभी मान लो 9 साल और 6 महीने हो गया, अभी आपको अचानक से पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी अगर आप जाके उसको तोड़ दोगे ना तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। तब आप अगर बैंक में जाओ और जाकर बोलो कि सर हमें इस 10 साल की जो ये 6 महीने में मैच्योर होने वाला है, ये 10 साल का फिक्स डिपॉजिट है, ये अगले 6 महीने में मैच्योर हो जाएगा, प्लीज़ सर आप हमें इसके ऊपर लोन दे दो, तो तब आपके लिए ये फ़ायदा की बात होगी। क्योंकि भाई 6 महीने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी है, अभी अगर आप उसको तोड़ोगे तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी जो लगेगा वो बहुत ज़्यादा पैसा होगा। तो उससे बेहतर है कि आप लोन ले लो। लेकिन हाँ, नुकसान कब होगा? आपने 1-2 लाख का आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, मान लो सिर्फ और सिर्फ 10 दिन हुआ है या 15 दिन हुआ है, आपको 50,000 रुपये की ज़रूरत है। अगर आप इस 2 लाख के फिक्स डिपॉजिट के ऊपर अगर आप 50,000 रुपये आपका लोन लोगे जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन हुआ है, तो उसके ऊपर उसका जो लोन का जो इंटरेस्ट जाएगा, उसका जो लोन का जो ब्याज जाएगा वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा, जिससे कि आपको नुकसान होगा। तो इसीलिए तब आपके लिए फ़ायदेमंद यह है कि भाई आप फिक्स डिपॉजिट को तोड़ दो। 15 दिन हुआ है भाई, तोड़ दो भाई, वही पैसे से आप ले लो, 50,000 रुपये खुद रख लो और बाकी 1.5 लाख रुपये वापस जाके फिक्स डिपॉजिट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ ये आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि भाई आपको फिक्स डिपॉजिट तोड़ना है या फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको लोन लेना है। ये आपको खुद कैलकुलेट करके ही आपको इसके ऊपर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगला है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि सैलरी पर्सन होता है लेकिन बिजनेस पर्सन भी होता है। उन लोगों को हमेशा ये लगता है कि भाई हम लोग अगर हर महीने किसी एक अकाउंट पे जाकर थोड़ा थोड़ा करके पैसा रख लेंगे तो इसके ऊपर हमें आगे जाकर इसका जो मैच्योर वैल्यू होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए वो लोग ये रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है। इस पर आपको हर महीने जाकर कुछ ना कुछ पैसा आपको रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये भी है, अगर आप पैसा नहीं रख रहे हो, किसी वजह से आपने मिस कर दिया तो आपको पेनल्टी भी लगेगा। तो ये हो गया आपका बात। प्रीमैच्योर विथड्रॉ अवेलेबल बट पेनल्टी टेकन में। अगर आप चाहो कि रिकरिंग पीरियड मान लो कि आपने 5 साल के लिए किया है लेकिन आपको 3 साल बाद ही पैसे की ज़रूरत है, तो जो भी पैसा आपने 3 साल में डिपॉजिट किया है अगर आप चाहो तो वो पैसा आप निकाल सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप लोगों को पेनल्टी लगेगा। जैसे आप फिक्स डिपॉजिट में पेनल्टी देते हो वैसे ही। स्कीम फॉर 6 मंथ्स टू 10 ईयर्स अवेलेबल, मतलब मिनिमम 6 महीने के लिए आप लोगों को रिकरिंग डिपॉजिट ओपन करना पड़ेगा, या तो आप 10 साल के लिए कर लो। मतलब 6 महीने से लेकर 10 साल तक कुछ भी आप कर सकते हो। 1 साल के लिए कर सकते हो, 2 साल के लिए कर सकते हो, 5 साल के लिए कर सकते हो, 8 साल के लिए कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। मिनिमम अमाउंट वेरीज, ये भी डिपेंड करता है भाई मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अमाउंट आपको हर महीने मिनिमम कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, 500 रुपये या 1000 रुपये या 2000 रुपये, ये डिपेंड करता है कि आप हर महीने जाकर आपको कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा। जैसे कि आप मान लो पीपीएफ का जो अकाउंट जो होता है ना, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो अकाउंट होता है, उस पर 500 रुपये तक ही रहता है। 500 रुपये आपको मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसके नीचे आप डिपॉजिट नहीं कर सकते। पासबुक अवेलेबल, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। और एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, वो है आपका पीपीएफ अकाउंट। ये मैंने लिखा नहीं है, चलो भाई मैं आपको पढ़ा देती हूँ। वो है पीपीएफ अकाउंट, मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट। ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आप लोगों को थोड़ा बहुत टैक्सेशन का बहुत आपका छूट मिलता है, मतलब 1.5 लाख तक आपका ये टैक्स के ऊपर आपको छूट मिलेगा। इस अकाउंट में आपको हर महीने मिनिमम 500 रुपये आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। मेरा खुद का पीपीएफ का अकाउंट है तो मुझे बहुत ज़्यादा मालूम है इसके ऊपर। आप लोगों को सीधा जाकर पहले तो जाकर किसी बैंक में आप जाकर सेविंग्स अकाउंट खुलवा लो, उसके बाद आपने एक पीपीएफ अकाउंट का खुला दो, तो डायरेक्टली अगर आप चाहो तो सेविंग्स अकाउंट से भी ऑटोमेटिकली भी आप उसको डिडक्ट करा सकते हो, या मैनुअली भी जाकर आप उसको डिपॉजिट कर सकते हो। मैं मैनुअली जाकर डिपॉजिट करते हो। ये इस अकाउंट में आप अगर चाहो तो एटीएम से भी आप पैसा ट्रांसफर करा सकते हो, और अगर आप चाहो पीपीएफ का जो अलग का जो फॉर्म है उससे भी आप जाकर पैसा का डिपॉजिट कर सकते हो। इस पर आप लोगों को पासबुक मिलेगा, नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल रहता है, और इसमें आप लोगों को 1.5 लाख तक आपको कोई टैक्सेबल नहीं है, मतलब साल
में आप मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट में रख सकते हो। अगर आपके पास मान लो 10 लाख रुपए है, आपने सोचा कि भाई 10 लाख रुपए जाकर ही पीपीएफ अकाउंट में डाल दूंगा, ऐसा नहीं होगा। 1.5 लाख से ऊपर आप पीपीएफ अकाउंट में डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर डिपॉजिट करने की भी कोशिश करेगा तो डिक्लाइन हो जाएगा और डिपॉजिट होगा ही नहीं। और आप 1 महीने में एक बार ही आप इस अकाउंट पे आप डिपॉजिट कर सकते हो। मान लो कि मेरे पास 50,000 रुपये है, मैंने इस महीने में जाकर इस महीने के 10 तारीख को जाकर 50,000 रुपये डिपॉजिट कर लिया, लेकिन इसी महीने को 20 तारीख को मेरे पास और 20,000 रुपये आ गया और 30,000 रुपये आ गया। मैंने सोचा भाई चलो भाई 30,000 रुपये हमारे पास एक्सेस पड़े है, 30,000 रुपये मेरे पास अभी पड़ा है, तो चलो जाकर उसको दोबारा सेकेंड टाइम इसी महीने को पीपीएफ अकाउंट में जाकर डिपॉजिट कर देते हैं। डिपॉजिट नहीं होगा, डिपॉजिट डिक्लाइन हो जाएगा, मुझे अगले महीने तक ही वेट करना पड़ेगा। जब तक ये महीना खत्म नहीं होगा तब तक मुझे ये पैसा एक बार से ज़्यादा डिपॉजिट करने की अलाउड नहीं है। और मिनिमम अमाउंट आपका होता है 500 रुपये, मतलब 500 रुपये से नीचे आप इस अकाउंट पे डिपॉजिट नहीं कर सकते। अगर आपके पास 400 रुपये है तो आप डिपॉजिट नहीं कर सकते, आपको मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। और साथ में एक महीने में आप एक बार ही करो, आप कितना भी करो, उस पर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन हाँ, आपको याद जरूर रखना पड़ेगा कि भाई साल में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आप डिपॉजिट कर सकते हो। आप ऐसा कि भी क्या कर सकते हो कि भाई आप पहले दिन ही चले गए और जाके 1.5 लाख रुपए दे दिया और बाकी 11 मास आप लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, वो भी आप कर सकते हो, वो आपका प्रॉफिट है, वो उस पर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। मतलब पूरा का पूरा पैसा पूरे साल के लिए चल रहा है तो उसके ऊपर आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा ना। तो यही चीज़ है आपका पीपीएफ अकाउंट, और कुछ भी नहीं है। ये आपका पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट होता है, ये नॉर्मल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपको मिलता है। मतलब इस अकाउंट पे जो भी आपका सेविंग्स अकाउंट आप छोड़ो, सेविंग्स अकाउंट से तो बहुत ज़्यादा ब्याज मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट से भी आपको कभी कभार ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है ये पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में। लेकिन हाँ, ये फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता। मतलब ये मान लो कि अभी यह मई 2023 का मई महीना चल रहा है, अभी आप मान लो कि ये 2023 का मई महीना चल रहा है, अभी आप चले गए बैंक में जाकर देखा कि भाई अभी तो 8% का इंटरेस्ट चल रहा है, तो चलो भाई 10 साल के लिए एक फिक्स डिपॉजिट कर देती हूँ। तो ये पूरा 10 साल आपका जो भी आप फिक्स डिपॉजिट करोगे वो 8% तक ही रहेगा और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चलता जाएगा। लेकिन इस पे प्रॉब्लम ये है कि भाई अभी आपने जाकर एक पीपीएफ का अकाउंट खोला, वहाँ पर जाकर आपने एक पैसा डाल दिया, मान लो कि आपने 1.5 लाख रुपए डाल दिया या 50,000 रुपये डाल दिया। आपने सोचा कि भाई पीपीएफ का वैलिडिटी तो 15 साल है, मैं आपको बोल देती हूँ पीपीएफ 15 साल के लिए वैलिड होता है, वो भी मैं आपको बोल देती हूँ। तो ऐसा नहीं होगा कि 15 साल ही ये 8% की ब्याज में चलेगा। इस साल अभी ये मान लो कि 8% की है या 8.5% की है, तो 8.5% के लिए जितने दिन तक रहेगा उतने दिन ही। अगर मान लो 6 महीने बाद अगर चेंज हो गया ना पीपीएफ अकाउंट में, तो ऑटोमेटिकली वो भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली 8% पे आ गया, मान लो फिर से ये डिक्रीज होगा 6% पे आ गया, मान लो फिर से ये ऊपर चला गया 9% पे चला गया। तो ये अप डाउन रहता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट पे कोई अप डाउन नहीं रहता है। जिस ब्याज में आपने दे दिया उस ब्याज में आपने दे दिया। लेकिन नॉर्मली पीपीएफ अकाउंट में आप लोगों को हमेशा फायदा होता है, नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा आपको पीपीएफ अकाउंट में फायदा होता है। पीपीएफ अकाउंट आप लोगों को हमेशा 15 साल के लिए आपको खोलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप ये सोचे कि भाई चलो अभी मैंने एक अकाउंट खोल लिया, 5 साल बाद सारी पैसा निकाल लूंगा और अकाउंट को भी क्लोज कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खोला है, आपको हर साल आपको 500 रुपये मिनिमम डिपॉजिट करना पड़ेगा। मतलब साल में आपको 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला कि सर अब महीने में 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। महीने में 500 रुपये, आपको मिनिमम 500 रुपये डिपॉजिट करना पड़ेगा। आप मान लो आपने पहले ही महीने पे जाकर 500 रुपये डिपॉजिट कर दिया और बाकी 11 महीने आपने कुछ भी डिपॉजिट नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 500 रुपये डिपॉजिट करो, बाकी 11 महीने आप कोई भी पैसा डिपॉजिट ना करो। लेकिन आप एक महीने में आप एक ही बार पैसा डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपने 500 रुपये डिपॉजिट कर दिया है तो उस महीने पर आप और कोई कुछ भी नहीं डिपॉजिट कर सकते, आपको अगले महीने तक वेट करना पड़ेगा। यह पीपीएफ जो होता है ये मिनिमम 15 साल के लिए होता है, उससे पहले आप इसको तोड़ नहीं सकते। लेकिन हाँ, किसी वजह से अगर कोई मेडिकल इशू आ गया तो उसके ऊपर बेस करके अगर आप बैंक पे जाकर रिक्वेस्ट करोगे तो बैंक आपको उस पीपीएफ के अकाउंट पे जितना भी वैल्यू है उस वैल्यू के ऊपर आप लोगों को लोन देगा। लेकिन लोन का आपका इंटरेस्ट भी होगा, तो आपको लोन मिल सकता है उस अकाउंट के ऊपर। लेकिन हाँ, डायरेक्टली आप वहाँ से पैसा निकाल नहीं सकते। मतलब ये पीपीएफ अकाउंट बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है। सीधा बोलो, कोई भी पीपीएफ अकाउंट से पैसा चुरा नहीं सकता। सेविंग्स अकाउंट से आपका पैसा चुरा सकते हैं, करंट अकाउंट से आपका पैसा चुरा सकता है, फिक्स डिपॉजिट भी आपका तोड़ के चुरा सकते हैं, लेकिन पीपीएफ अकाउंट से पैसा नहीं चुरा सकता। ये इम्पॉसिबल है एक तरह से, आप मान लो।
तो जो भी है इतना ही है और कुछ नहीं है, और भी अकाउंट्स के ऊपर टॉपिक है, मैं आप लोगों को आगे जाकर वो भी आपको पढ़ा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सारी चीज़ों का एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मैंने पढ़ा है उसके ऊपर एक नोट्स बना लो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसके ऊपर आप लोगों को वीडियो बनाकर जवाब दे दूंगा, उसकी चिंता आप लोग मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी वीडियोस देखो, पूरा देखो। 10 बार देखने से बेहतर है कि भाई एक ही बार में पूरा वीडियो देख लो और पूरा देख लो। कोई भी सवाल हो उसकी चिंता मत करना। और ये सारी नोट्स अपडेटेड है, कोई भी कुछ भी कहे भाई गलत पढ़ा रहे हो, ये पढ़ा रहे हो, उसके ऊपर आप कॉन्सेंट्रेट मत करो, बिंदास पढ़ते जाओ बस। बाकी सब कुछ, बाकी सारी चीज़ अब मेरे ऊपर छोड़ दो। ये सारी का सारी चीज़ ऑफिशियल है, रिजर्व बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने लिया है। तो रिजर्व बैंक का भी गलत नहीं हो सकता, ये गलत चीज़ है। हो सकता है कि भाई जो कह रहा है उन्होंने जब पढ़ा होगा तब उसके ऊपर कुछ अलग नोट था और अभी वो चेंज हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको बोला एमएसएमई का डिफिनेशन अभी चेंज हो चुका है। हो सकता है कि 2 साल बाद और जाके एमएसएमई का डिफिनेशन चेंज हो जाए। और भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जो कि मैं आप लोगों को आगे आगे जगह पढ़ा लूँगा। जब आप मेरी वीडियो को देखोगे ना तो वीडियो का आपका ये दिख जाएगा कि भाई अपलोड डेट कौन सा है। आप देखो, आप जैसे ही देखोगे कि भाई ये वीडियो तो मैंने पहले देखा है लेकिन अभी भी दोबारा इन्होंने वीडियो क्यों अपलोड किया। मान लो कि मैंने मार्च महीने को कोई वीडियो अपलोड किया है, हो सकता है कि भाई मई में जाकर मैंने दोबारा वही वीडियो अपलोड किया। दोबारा सेम वीडियो नहीं अपलोड कर सकता, यूट्यूब का सिस्टम ट्रैक कर लेगा और कॉपीराइट मार के यूट्यूब स्ट्राइक मार देगा मेरे चैनल पर। तो मुझे एक नया वीडियो बनाना पड़ेगा। पागल थोड़ी हो कि भाई एक ही वीडियो दोबारा बनाऊंगा, एक ही वीडियो तो मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा ना। तो ज़रूर कुछ अपडेट हुआ है जिसकी वजह से मैंने वो वीडियो दोबारा बनाया, नहीं तो मैं नहीं बनाता। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई मेरी चैनल में आपको हमेशा अपडेटेड नॉलेज मिलेगा, सही मिलेगा, पूरे मिलेगा। बिंदा सब नोट्स बनाओ और पढ़ते जाओ। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल पे एक लाइक दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मेरा रिक्वेस्ट सबसे यही है कि भाई रट्टा मार मारो, कोई भी सवाल आप मुझसे पूछ लो। तब तक के लिए आप लोग सेफ रहो, घर पे पढ़ाई करते जाओ और कोई भी सवाल हो तो उसके ऊपर आप मुझे सवाल पूछते जाओ। मैं कोई आपसे नहीं पूछूंगा कि भाई आपने क्यों मुझसे सवाल पूछा है। आप बिंदास रहो, मैं आपको कभी भी डांटूंगा नहीं कि भाई क्यों भाई आपको समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई समझ में नहीं आ रहा इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो ना। अगर सब कुछ आपको आता है तो आप मेरे पास क्यों आते। तो चलो आज के लिए ये वीडियो इतना ही। मैं ये क्लास ही खत्म करती हूँ। अकाउंट्स का अभी भी क्लास बाकी है, मैं आप लोगों को अकाउंट्स के ऊपर और भी पढ़ा दूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये सारी की सारी चीज़ के ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बना लो। सेफ रहो, मास्क पहनते रहो, हाथ धोते रहो। गुड बाय।